हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे। दोस्तों, बिपिन चंद्रा की जो ये किताब है जिसमें हम भारत का स्वतंत्रता संघर्ष पढ़ रहे हैं, इसकी अगली कड़ी यानी भाग 54 लेकर के मैं आपके सामने हूँ। और आज जिस अध्याय के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं वो अध्याय 28 है, देशी रियासतों के आज़ादी की लड़ाई। बाकी सब चीज़ें तो मैंने बताई थी, लेकिन अंततः मैंने आपको बताया था कि जब सत्ता का हस्तांतरण होना शुरू हुआ तो बहुत सारी रियासतें थीं जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए या फिर इनकार किया। फिर भी तकरीबन मना करने वाली रियासतों को भी अंततः विलय पत्र में मिला लिया गया, अर्थात उन्होंने विलय पत्र पे साइन जो है वो कर दिए। जिसने साइन नहीं किए उनमें में से अगर हम बात करें तो अंततः जिस राज्य की बारी रह गई वो हैदराबाद था। हैदराबाद निजामी रियासत थी, यानी यहां के शासक जो हैं उनको निजाम कहा जाता था। और इन्होंने बहुत देर बाद और भारत को कुछ सशस्त्र कार्यवाही भी करनी पड़ी, तब जाकर के हैदराबाद का विलय भारत में हुआ। लेकिन अगर हम इस हैदराबाद के बारे में सिर्फ जब विलय पत्र की कहानी शुरू होती है वहां से जानना शुरू करेंगे तो पूरा जो मामला है वो स्पष्ट नहीं हो पाएगा। इस वजह से हमें ज़रूरी है ये जानना कि हैदराबाद का जो उदय है उसकी कहानी क्या है। उदय का मतलब तो फिर बहुत पुराना हो जाएगा, वो तो मुगलों के पतन से शुरू हो रहा है। निज़ामुल मुल्क जो है चिनकलिज खान, उन्होंने स्वतंत्र हैदराबाद का इस्टेब्लिशमेंट किया है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। लेकिन अभी जिस हैदराबाद की बात हो रही है उसकी कहानी भी काफ़ी पुरानी है और इसकी कहानी अंतिम जो निज़ाम है वहाँ से शुरू होगी। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं बिपिन चंद्रा के इस कार्यक्रम में। पॉलिटी वीकली प्रोग्राम हर रविवार आप लोगों को मिलता है, इस रविवार भी मिलेगा। पिछले रविवार मैंने इसमें शाम को 6 बजे अक्टूबर लास्ट वीक और नवंबर फर्स्ट वीक की न्यूज़ कवर की थी। पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स कंपाइलेशन का प्रोग्राम आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। हैदराबाद रियासत दक्कन की एक बड़ी रियासतों में से एक। सबसे बड़ी रियासतों का जब नाम लिया जाए तो उसमें नाम जो है वो हैदराबाद का आएगा। बहुत बड़ी रियासत, और ये रियासत भारत के साथ जब स्वाधीन हो रहा है भारत, उस समय विलय होने के लिए तैयार नहीं है, अर्थात यहाँ के जो निज़ाम हैं वो इस पर विलय करना नहीं चाहते। मजे की बात तो यह है कि यह हैदराबाद रियासत विविध संस्कृतियां जो हैं और विविध भाषाएं जो हैं उसका सम्मिश्रण है। इसके बावजूद हैदराबाद के जो निज़ाम हैं वो इसकी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हैं या समझना चाह नहीं रहे हैं, ऐसा प्रकट होता हुआ दिखाई देता है। भाषाई तौर पे देखा जाए तो 3 बड़ी भाषा के लोग यहां पर हैं। एक तो मराठी भाषा बोलने वाले तकरीबन 28% लोग, इसके अलावा तेलुगु बोलने वाले करीब 50% लोग, और कन्नड़ बोलने वाले करीब 22% लोग यहां पर रह रहे हैं। तो आप देखेंगे ज्यादातर जिस भाषा को बोलने वाले लोग हैं वो 50% भाषा तेलुगु भाषा वाले लोग हैं जो यहां पर निवास कर रहे हैं। 1911 में इसी हैदराबाद रियासत के एक सरदार बने जिनका नाम हुआ, ये नाम मैं नाम के ऊपर लिख गया, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। उस्मान अली खान नाम है इनका, और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं अगली भाषा का नाम कन्नड़, जो नीचे लिखा रह गया था, जो कि 22% के आसपास थी। उस्मान अली खान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस मामले में काफी कुख्यात हैं उस समय, कि वो दूसरी संस्कृतियों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, दूसरी भाषाओं और धर्मों का ख्याल नहीं रख रहे हैं, बल्कि मौका मिलने पर
किसी भी अन्य धर्म या भाषा या संस्कृति को गर्त की तरफ ले जाने में या उसका दमन करने के लिए ये कुख्यात है। उससे ये नहीं चूक रहे हैं, ये लगातार ऐसे काम कर रहे हैं। और ये जो रियासत है, इस रियासत में जो सरफखास का जो हिस्सा है, सरफखास का मतलब ये एक ऐसा रेवेन्यू का पोर्शन जिससे मिलने वाला जो रेवेन्यू है ये शाही कार्यों में निजी तौर पर खर्च होता है। मतलब शाही कार्यों मतलब वो पर्सनल खर्चे के लिए है। उस रेवेन्यू को का शेयरिंग अगर हम देखें तो तकरीबन 10% क्षेत्रफल का शेयरिंग यहां से आपको देखने को मिल रहा है। शेष रियासत में अगर हम 30% के आसपास देखें तो जो वहाँ के बड़े बड़े जो व्यापारी हैं या फिर तालुकेदार जिनको कह सकते हैं, वो जो लोग हैं, ज़मींदार जो लोग हैं, वो लोग जो हैं उनके पास 30% क्षेत्र है जो रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है। बाकी रही ग्रामीण जनता की बात, तो ग्रामीण जनता को कुछ नहीं मिल रहा है। ग्रामीण जनता को मिल रहा है कर, बेगार, गैर कानूनी लगान का बोझ। किसी भी आम जनता को आप देख लेंगे वो जबरदस्त कर के बोझ से, बेईमानी से किए जाने वाले बेगार, बेगार का मतलब होता है काम कराना लेकिन उसका पैसा ना देना, और गैर कानूनी लगान यानी अनाप शनाप तरीके से लगान जो है वो इस ग्रामीण जनता पर दी जा रही है और इसका शोषण करके इन जगहों पर रेवेन्यूज जो है वो लगातार भरे जा रहे हैं। शेष जो काम है वो उससे पहले ब्रिटिशर्स करते रहे। तो 1911 से ये हैं उस्मान अली खान। वास्तविक रूप में देखा जाए तो 1911 ही वो समय है, 1911 ही वो समय है जब आप देखते हैं कि भारत में आजादी का संघर्ष तेज गति से चलना शुरू हुआ 1911 के बाद ही, और वहां से तब तक संघर्ष तीव्र चलता रहा जब तक कि संघर्ष अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर गया। और तब से आप जो है यहां पर रियासत के प्रमुख बने हैं 1948 तक, जब तक कि आपसे रियासत ले लेनी गई तब तक आप यहां पर रहे। अब जनसंख्या की अगर हम बात करें तो जो बहुसंख्यक जनसंख्या है वो हिंदू है। हिंदू बहुसंख्यक जनता है, यानी ज्यादातर जो यहाँ के रहने वाले निवासी हैं वो हिंदू हैं। शासक इस्लामिक हैं और यहाँ पर हिंदू सांस्कृतिक और धार्मिक जो भी रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि वो जिस कार्य के लिए जाने जाते थे उस कार्य को वो हमेशा करते रहे। यानी हिंदू सांस्कृतिक धार्मिक चरित्र का दमन करना, उसका विनाश करना या फिर उसे आगे ना बढ़ने देना, इस तरीके के कोई भी मौके से वो चूकते नहीं थे। जबरिया अगर देखा जाए यानी कि जबरन भाषा, देखिए ज्यादातर मराठी, तेलुगु और कन्नड़ बोलने वाले लोग हैं, बावजूद इसके राजकीय भाषा के तौर पर या फिर अन्य भाषा के तौर पर जबरदस्ती उर्दू को थोपा जा रहा था। लोग उर्दू अपनाएं, अन्य भाषाओं के प्रति यहां पर उपेक्षा की जा रही थी, ना उसके साहित्य को प्रोपगेट किया जाता था उर्दू के अलावा, ना किसी संस्थान को प्रोपगेट किया जाता था, ना ही किसी सांस्कृतिक कार्यक्रम को जो अन्य भाषाओं के तौर पर हुआ करते थे। और इन्हीं सब में अगर आप देखेंगे तो 1917-18 के आसपास, 17-18 के आसपास आप देखेंगे तो उस्मानिया विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। उस समय उस्मानिया विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट इस भाषा, संस्कृति, उर्दू और जो मुस्लिम भाषा, संस्कृति इत्यादि है उसके प्रोपगेशन के अकॉर्डिंग किया गया। और दूसरी बात यह है कि उस समय दूसरी भाषाओं को इसमें जो है वो शामिल होने से रोका भी गया। मतलब एक निहित या एक उद्देश्य के जरिए जो है अगर देखा जाए तो इस उस्मानिया विश्वविद्यालय का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। लेकिन आज के समय में उस्मानिया विश्वविद्यालय भारत की 10 प्रमुख यूनिवर्सिटीज में से एक है, और तब समय दूसरा था, अब समय दूसरा है। बहुत बड़े बड़े लोगों के नाम आप लोगों ने सुने होंगे जो इस विश्वविद्यालय से संबंधित रहे। पीवी नरसिम्हा राव का नाम आप लोगों ने हो सकता है सुना हो, वो भी सब। असदुद्दीन ओवैसी का नाम सुना होगा, तो सब जो है वो इनसे जुड़े रहे हैं उस्मानिया विश्वविद्यालय से।
आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि P2I का जो फाउंडेशन बैच है वो आज देखिए 14 नवंबर है, चिल्ड्रंस डे है। सबसे पहले तो आप लोगों को शुभकामनाएं, ठीक है। लेकिन आगे चलते हुए देखें तो भाई आज अंतिम समय है, कल एकदम लास्ट डे हो जाएगा। कल तक का इंतजार करने में कहीं चूक ना हो जाए। ग्रेट लर्निंग डेज के लिए भी कल तक का ही समय है, 14 नवंबर तक का समय है। तो P2I फाउंडेशन बैच नवंबर जो है इसमें एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें एनरोल करा चुके हैं। तो हो सकता है कि आप लोग किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, बट वेट करना थोड़ा सा दिक्कतमय चीज़ हो सकती है, इसलिए जल्दी से जल्दी नीचे लिंक दिया है, उस लिंक पे क्लिक करें। यूज़ कोड वाला जो ऑप्शन है उसमें जा करके बाय नाउ वाले ऑप्शन में फिर अवेलेबल ऑफर्स आएंगे, वहां पर आप यूज़ करें कोड वीरद लाइव। 2025 के लिए अभी भी आपके लिए बैच के रास्ते खुले हुए हैं। अगर आप मेहनत करना चाहते हैं लग करके, देखिए कठिन मेहनत करने से ही सफलता मिलती है, और अब समय बिल्कुल नहीं है, तो आप फास्ट ट्रैक बैच से जुड़ करके ही एकमात्र रास्ता है कि आप 2025 को टारगेट कर सकते हैं। नवंबर का बैच है, वीरद लाइव कोड का इस्तेमाल करके जुड़ सकते हैं। 16 नवंबर से इसमें कक्षाएं शुरू हैं। बुक्स के साथ साथ अगर आप स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल, तो आपके लिए बेहतर है कि आप जो है सिलेक्शन बॉक्स लें। हिंदी में 18 किताबों का इसमें सेट रहता है। इसके अलावा पढ़ाई की तमाम सारी चीज़ें जैसे मैप है, हाइलाइटर है, बुक है, नोटबुक है, ये सारी चीज़ें इसमें सब मौजूद रहती हैं। आप इस सिलेक्शन बॉक्स को ले सकते हैं वीरद लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए। अभी बहुत कम दाम पे मिल रहा है, 6-7 हज़ार रुपए का ये मिलता है, अभी 5,000 में मिल जाएगा। प्रशासन के शीर्ष पदों पर भी अगर देखा जाए हैदराबाद में, तो ज्यादातर मुस्लिम जो लोग हैं उनको ही प्रशासन का शीर्ष पद दिया जाता था, उन्हीं लोगों को बैठाया जाता था। इससे आपको ये अंदाजा लग रहा होगा कि अन्य संस्कृतियां जो हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि अन्य संस्कृतियों के लोग या अन्य भाषा के लोग या अन्य धर्म के लोग प्रशासन के उच्च पदों पर जा नहीं सकते थे, पर जब तक निजाम रहे तब तक उन्होंने यही चयन किया कि जो उस शीर्ष पद पर बैठेगा वो मुस्लिम होना चाहिए। तो उस्मान अली खान का कुछ इस तरीके का विचार था। एट द सेम टाइम जिस समय ये सारी चीजें कंडीशंस मैंने बताई, वैसे तो 1875 में आप आर्य समाज को देखते हैं, लेकिन आर्य समाज के आंदोलन का एक शीर्ष का एक समय रहा। वो शीर्ष का समय तकरीबन 1920 के आसपास आपको देखने को मिलता है, और 1920 में आर्य समाज ने हैदराबाद में भी, हैदराबाद जो है वहां पर भी अपने आंदोलन शुरू किए थे। और इस तरीके के आंदोलन को रोकना तो एक तरीके से उस्मान अली जी का जैसे दायित्व सा हो गया था। कहीं पर भी ठीक तरीके से इस तरीके की सभाओं को चलाने के आदेश कहीं नहीं मिल रहे हैं, कहीं रूल रेगुलेशंस लगाए जा रहे हैं, कहीं अत्याचार हो रहे हैं। इस तरीके की चीजें एक आम घटना के तौर पर होनी शुरू हो गई थी। 1927 में इत्तेहादुल मुसलमीन नाम से एक संस्था गठित की जाती है। इत्तेहादुल मुसलमीन का मतलब हो गया कि मुस्लिम्स में एकता को रिप्रेजेंट करने वाला एक यूनियन, ठीक है, मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करने वाला ये एक यूनियन है जो आपको यहां पर देखने को मिल रहा है। वास्तविक रूप में देखें तो जहां आर्य समाज अपने आप को संगठित कर रहा था, उसी के खिलाफ इत्तेहादुल मुसलमीन एक इस तरीके के संगठन के तौर पर सामने आएगा या आने का प्रयास करेगा कि एक जो मुस्लिम जो स्वायत्तता है उसको इस रियासत में दिखाया जा सके और उसके रिप्रेजेंटेशन को इस तरीके से रखा जाए कि यह राज्य जो है वह एक मुस्लिम राज्य है। आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि आर्य समाज अपने आंदोलनों में अपनी सभाएं करते थे, कभी कभी कुछ धार्मिक जो प्रक्रियाएं हैं उसका आयोजन करते थे, यज्ञ हवन इत्यादि करते थे। तो जहां कहीं पर भी इनको अपने धार्मिक कार्य करने होते थे तो वहां पर हुकूमत से परमिशन लेनी पड़ती थी। यहां तक कि हुकूमत ना तो परमिशन देती थी इन चीजों को करने का, बल्कि जब उन्हें पता चलता था तो यज्ञ वेदियां तक जो हैं उखाड़ दी जाती थी, उसे नष्ट कर दिया जाता था। इस हद तक विरोध की दशा प्रदर्शित होती है। दक्कन में मुस्लिम संप्रभुता के प्रतीक के तौर पर इत्तेहादुल मुसलमीन को जो है एक तरीके से यहां पर स्टैब्लिश किया गया था। अब जो भी है
वहां तक आपको यह समझ में आ गया कि हैदराबाद रियासत में जो हो रहा था, अगर उसको एक शब्दों में कहने का मैं प्रयास करूं, एक वाक्य में कहने का प्रयास करूं, तो एक वाक्य ये होगा कि हैदराबाद रियासत में मुस्लिम संप्रभुता के अलावा किसी और धार्मिक या सांस्कृतिक संप्रभुता को बर्दाश्त नहीं किया सकता था, या देखा नहीं जा सकता था, या उसे आगे बढ़ने नहीं दिया सकता था। ये चीजें निश्चित तौर पर दिखने लगी थी। हैदराबाद के अलावा अगर हम शेष भारत की बात करें तो असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका है। असहयोग आंदोलन हैदराबाद में भी शुरू हुआ। ऐसा नहीं कि हैदराबाद में उसका प्रभाव नहीं पड़ा, हैदराबाद में भी उसका प्रभाव पड़ा, क्योंकि बहुसंख्यक जनसंख्या उस हुकूमत से बिलोंग नहीं करती है जो हुकूमत करना चाहती है, उससे बिलोंग नहीं करती। तो वो स्वतंत्र तो होना चाहते हैं, और इधर असहयोग आंदोलन चल रहा है तो पार्टिसिपेंट्स पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। हैदराबाद और हैदराबाद के आसपास बहुत ज्यादा असहयोग जो आंदोलन है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। हैदराबाद के चारों ओर चरखा यानी कि गांधी जी के जो विचार हैं वो लोकप्रिय हो रहे हैं, और ये वो समय है जिस समय गांधी जी ने जो आंदोलन चलाया है असहयोग, इसकी एक विशेषता ये थी कि ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाने का प्रयास किया गया था। वहीं हैदराबाद रियासत में हिंदू मुस्लिम एकता एक दूर की वस्तु नजर आ रही थी। हुकूमत के दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो निश्चित तौर पर ये एक चैलेंज होगा हैदराबाद रियासत के लिए कि इस आंदोलन को क्या वो अपने रियासत में आने से रोक सकते थे? संभवतः नहीं। तो क्या इसका दमन कर सकते थे? फिर तो हिंदू मुस्लिम एकता जो देश के दूसरे कोनों में चल रही थी, वो क्या इस हैदराबाद रियासत का विरोध नहीं करती? तो हैदराबाद रियासत के निज़ाम जो है, हुकूमत जो है वो फंस सी गई थी। लेकिन करती क्या? गांधी जी और अली बंधु जो हैं उनकी तस्वीरें लोगों ने बांटना शुरू करी थी। उनकी संयुक्त तस्वीरों के बैजेस जो है वो बंटने शुरू हो चुके थे, और हैदराबाद रियासत में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक हो रहा था। फिर भी इस दौरान भी असहयोग आंदोलन हो या फिर दूसरे कोई भी आंदोलन हो, अधिकतर आंदोलनों को चलाने के लिए की जाने वाली जनसभाओं पर प्रतिबंध रियासत ने जारी रखा, सिवाय की खिलाफत आंदोलन के। खिलाफत आंदोलन को छोड़कर अन्य सभाएं जो हैं वो यहां पर नहीं हो पाती थी। उसका रीजन हुकूमत का विरोध। हुकूमत खिलाफत आंदोलन का विरोध क्यों नहीं कर पा रही थी, यह बात तो आपको स्वतः ही स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि खिलाफत आंदोलन का विरोध करना इनकी रियासत के लिए भी खिलाफ हो सकता था, इनकी रियासत के लिए भी खतरनाक हो सकता था। तो इसको छोड़ करके बाकी सारे सभाएं हो रही थी, पर खिलाफत आंदोलन तो असहयोग आंदोलन के साथ मिल चुका था। रियासत से बाहर अगर देखा जाए, क्योंकि यहां पर बहुत सारी सभाएं नहीं हो पा रही थी, इसलिए अगर हम रियासत से बाहर की बात करें, हैदराबाद रियासत से बाहर की बात करें, तो हैदराबाद के तमाम सारे जो युवा वर्ग हैं जिनको जनसभा में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जा रहा था, वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, होना चाहते थे, होते थे, तो वो रियासत के बाहर जाकर के संगठित होने लगे। हैदराबाद राजनीति सम्मेलन जो है ये होना शुरू हो गया, और उद्देश्य इसका मेरे ख्याल से आप लोग गेस कर पाएंगे कि हैदराबाद राजनीति सम्मेलन का उद्देश्य क्या रहा होगा। बट ऑब्वियस सी बात है कि जो मोनार्की चीज चल रही है इसको खत्म किया जाए, और हैदराबाद रियासत को भी, हैदराबाद रियासत जो है उसकी जनता को भी किससे जोड़ा जाए? राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जाए, राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा जाए। साथ ही साथ दूसरे धार्मिक संप्रदायों के प्रति जो विरोध चल रहा है उस विरोध को भी समाप्त किया जाए और इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए। ये सारे काम इस सम्मेलन के होने शुरू हुए। परिणाम वही हुआ कि क्षेत्रीय सांस्कृतिक चेतना जो है, जो लोगों में धीरे धीरे जागना शुरू हो गई। लोग बात को समझना शुरू कर रहे हैं कि क्या हैदराबाद रियासत में हो रहा है और क्या भारत की इस समय डिमांड है। ये चीजें लोगों ने समझना शुरू कर दिया है। इसलिए हैदराबाद रियासत के विरोध के बावजूद रियासत के अंदर भी अब संघ बनने शुरू हो गए थे। अधिक से अधिक रियासत उन पर अत्याचार कर सकती थी, वो तो वैसे भी कर रही थी। उन्हें जेल में डाल सकती थी, वो तो वैसे भी कर रही थी।
तो इसीलिए यहां पर अगर हम खास तौर से देखें तो ये राजनीतिक चेतना आपको तेलंगाना प्रदेश में, तेलंगाना जो प्रदेश है वहां पर ज्यादा देखने को मिलेगी। और तेलंगाना प्रदेश में आंध्र जनसंघम नाम का एक सांस्कृतिक, क्षेत्रीय सांस्कृतिक संघ बना। खास तौर से इसमें तेलुगु भाषी लोग रहेंगे आंध्र के, परंतु वे राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो रीयूनियन की तरफ बढ़ना चाहते हैं। अब इन लोगों ने अपनी संस्कृति, अपनी भाषा के उत्थान के लिए, भाषा एवं संस्कृति के उत्थान के लिए इस सभा के अंतर्गत आंध्र जनसंघम को आंध्र सभा के नाम से आगे चल करके जाना गया। ये जो आंध्र जनसंघम है ना, इसको आगे चल करके आंध्र सभा के नाम से जाना गया। तो आप आंध्र सभा कह लें, आंध्र जनसंघम कह लें, एक ही बात है। ये भी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े, ऐसा नहीं कि नहीं जुड़े। हालांकि उन्होंने भाषाई सांस्कृतिक जो उनकी विरासत खत्म होती हुई दिखाई दे रही थी हुकूमत के कारण, उसको पुनर्जागृत करने का प्रयास किया। और इसके लिए जगह जगह पर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, शोध संस्थानों के माध्यम से अपनी बातों को प्रचारित करना उन्होंने शुरू किया। अपनी संस्कृति का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। इसके लिए पत्र पत्रिकाओं में संपादन शुरू किए गए, शोध संस्थान जो है वो खोले गए, विभिन्न पुस्तकालय, वाचनालय एवं स्कूलों को एस्टैब्लिश किया गया। और इन सब पर रियासत ने, हुकूमत ने क्या लगा दी? रोक लगा दी, क्योंकि इस तरीके की चीजों का विकास नहीं किया जा सकता था हुकूमत के अकॉर्डिंग। इसको रोकने का प्रयास हमेशा हुकूमत करती रहती थी, तो उन्होंने फिर से किया। फिर भी आंध्र जनसंघम जो है ये कहीं ना कहीं अपनी सांस्कृतिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध था। और जो भी उसके लिए उनको मूल्य चुकाना पड़ता था, जेल जाना हो, दंड का भागीदार बनना हो, वो सब बनते थे, पर इसे जारी रखते थे। 1940 तक आंध्र जनसंघम ने किसी प्रकार की सक्रिय राजनीति में पार्टिसिपेशन नहीं किया। अपनी जो मूल भाषा, संस्कृति, पहचान, इसके उत्थान के लिए काम किया। लेकिन इससे जो यूनिटी जो बन रही है, इस यूनिटी ने आगे चल करके पार्टिसिपेट किया जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रभाव यहां पर पड़ा। सविनय अवज्ञा आंदोलन हैदराबाद रियासत के इर्द गिर्द भी काफी हद तक अपना प्रभाव छोड़ने में काफी सफल रहा था। उससे प्रेरित जो लोग थे वो उसके बाद उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के आगे के चरण में आंध्र सभा के माध्यम से ही इस आंदोलन को आगे चलाते हैं। 1930 से 1932 के बीच में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है, उसमें यहां की जनता ने खूब पार्टिसिपेट किया है। और इसका कारण यही है कि उनके अंदर राजनीतिक चेतना जो है वो जागृत हो चुकी है। रियासत की हुकूमत साथ नहीं देना चाहती, और इस चीज को स्पष्ट तौर से आंध्र जनसंघम के संघर्ष से देखा जा सकता था। तो इसलिए जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चला तो विशेषकर युवा वर्ग जो है वो इस राष्ट्रीय आंदोलन में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हुआ। इस युवा के साथ भी वही हुआ जो पिछले बार मैंने आपको बताया। लेकिन युवा हैं तो थोड़े एग्रेसिव हैं, और उन्होंने बड़ी तेजी से अपने संगठन बनाने शुरू किए। और इन्हीं में दो संगठन फिर से उदित होते हैं। दो क्षेत्रीय संगठन हैं जो दो अलग अलग क्षेत्रों के लिए 1937 में उदित हुए। एक महाराष्ट्र परिषद है और एक कन्नड़ परिषद है। एक पहले आंध्र जनसंघम बन चुका है, आंध्र सभा, और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो लोग हैं उनसे ये लोग प्रेरित हैं। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो हिस्सेदारी है उसके आगे आने जो लोग हैं और इस संगठन के जो लोग हैं, सबने मिल करके एक ग्रुप बनाया जिस ग्रुप का नाम हुआ हैदराबाद राज्य कांग्रेस, हैदराबाद स्टेट कांग्रेस। इसमें ये भी शामिल हैं, इसके नेतृत्वकर्ता भी कुछ शामिल हैं और यहां के लोग भी शामिल हैं। हैदराबाद, इसको हैदराबाद स्टेट कांग्रेस भी कहते हैं, स्टेट कांग्रेस। ऐसा लगता है जैसे कांग्रेस का क्षेत्रीय कोई कमेटी हो ये, पर ये कांग्रेस की क्षेत्रीय कमेटी नहीं है। नाम काफी ज्यादा मिलता जुलता है, लेकिन ये एक अलग कह सकते हैं कि कांग्रेस है। ये कांग्रेस गठित हुई है इन उद्देश्यों को साथ में लेकर के चलने के साथ साथ राष्ट्रीय जो आंदोलन के उद्देश्य हैं उसको साथ में लेकर के चलने के लिए। लेकिन इससे पहले कि ठीक तरीके से स्थापित भी हो पाती, हैदराबाद के निजाम ने
इसके ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया। और हैदराबाद स्टेट कांग्रेस के ऊपर तो आरोप यह लगाया गया कि यह एक हिंदू सांप्रदायिक दल है। यह देखने में जो राष्ट्रीय चरित्र दिखा रहा है, राष्ट्रीय चरित्र का नहीं है, बल्कि इस्लामिक या मुसलमानों के खिलाफ या हिंदू एक सांप्रदायिक दल के तौर पर कार्य कर रहा है। इसलिए उसको क्या कर दिया गया, उसको जो है तुरंत समाप्त कर दिया गया, उसको रोक लगा दी गई। फिर भी इस दल के लोगों ने रियासत को यह समझाने का प्रयास किया कि आप मैनिपुलेट ना करें यहां की जनता को, ऐसा कोई दल यहां पर नहीं काम कर रहा है जो मुस्लिम सांस्कृतिक गतिविधियों के खिलाफ हो या फिर रियासत की हुकूमत के खिलाफ हो। यह अपनी स्वतंत्रता पाने के लिए है, अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने राष्ट्र, अपनी मांगों के लिए है, ना कि आपको दबाने के लिए। और इसमें किसी एक धार्मिक वर्चस्व की बात नहीं है, यह सभी धार्मिक लोगों के लिए ओपन टू ऑल टाइप का है। तमाम सारी बातचीत और अपील करी गई रियासत से, लेकिन रियासत ने हर प्रकार की बातचीत से न सिर्फ इनकार किया, बल्कि अपील जो उनके पास इनडायरेक्टली पहुंची, उन अपीलों को भी खारिज कर दिया। और इसीलिए मजबूर होकर के हैदराबाद स्टेट कांग्रेस को सत्याग्रह छेड़ना पड़ा। रियासत के अंदर सत्याग्रह चलना शुरू हुआ और जो भी सत्याग्रही सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करते उन्हें कैद करके जेल में डाल दिया जाता। इस प्रकार के सत्याग्रह के नेता जो हैं वो स्वामी रामानंद तीर्थ थे, जो कि बंबई में और इसके अलावा शोलापुर में पहले ही मजदूरों के नेता रह चुके थे, शोलापुर और बंबई में, और इन्हें नेतृत्व के लिए चुना गया। ये तब मोमिनाबाद आ गए। मोमिनाबाद उस समय हैदराबाद रियासत का हिस्सा है, हैदराबाद रियासत का ही हिस्सा है। यहां से आकर के उन्होंने ये आंदोलन छेड़ा। अब देखिए उनका आंदोलन किस तरीके का है। आंदोलन में वही है, इन्होंने ग्रुप बनाया, हर बार 5-6 सत्याग्रहियों को वो चुनते थे, इसमें से किसी एक सत्याग्रही को नेतृत्व प्रदान करते थे और उस नेतृत्व प्रदान करने वाले सत्याग्रही के साथ अन्य सत्याग्रही मिलकर के ये जो आंदोलन जिस उद्देश्य से शुरू हुआ था उस उद्देश्य को के लिए जनसभाएं करते थे। रियासत ने इस सत्याग्रह में शामिल होने वाले किसी सत्याग्रही को ना छोड़ने की कसम खा ली थी, इसलिए जैसे ही सत्याग्रह होता सत्याग्रही पकड़े जाते और उनको प्रताड़ित करके जेल में डाल दिया जाता। टुकड़े टुकड़े करके जो स्वामी रामानंद तीर्थ हैं वो सत्याग्रहियों का दल इसलिए भेज रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि हर सत्याग्रही कैद होगा। उन्हें मालूम है कि जितनी कैदें बढ़ती जाएंगी उतना आंदोलन एग्रेसिव होता जाएगा, उतना आंदोलन बढ़ता जाएगा। सत्याग्रहियों को अत्याचार तो सहने पड़ेंगे, लेकिन इन अत्याचारों से ही मैसेज तेजी से पहुंचेगा कि शांतिपूर्वक करने वाले सत्याग्रहियों के खिलाफ रियासत क्या कर रही है। और स्वयं स्वामी रामानंद लोगों को शिक्षित भी करते थे। उन्होंने रियासत में राष्ट्रीय विद्यालय भी खोले, जबकि रियासत किसी भी अन्य भाषा या दूसरे स्कूलों को चलाना का परमिशन नहीं देती थी। अब ये जो सत्याग्रह है स्वामी रामानंद तीर्थ ने इसलिए भी शुरू किया क्योंकि बड़े प्रतिष्ठित और पुराने जो नेता हुआ करते थे वो हैदराबाद रियासत से पंगा लेने में काफी हिचकिचाते थे। उनको मालूम था कि ये तो दमन कर दिया जाएगा सत्याग्रह का, लेकिन उन्होंने हिचकिचाहट छोड़ दी और उन्होंने कहा कि जो करना है उन्हें करना है और जो हमें करना है वो हमें करना है, तो हम करेंगे वो। इस तरीके से 1938 में प्रॉपर अक्टूबर 1938 में सत्याग्रह शुरू हुआ। 2 माह तक इसी तरीके से सत्याग्रह चलता रहा। विभिन्न सत्याग्रहियों को रियासत के द्वारा कैद किया गया। उन्होंने अपने इस सत्याग्रह के केंद्र हैदराबाद शहर में और औरंगाबाद शहर में बसाए। हैदराबाद रियासत में हैदराबाद शहर प्रमुख तौर से, और औरंगाबाद जो है वो मराठवाड़ा वाला जो इलाका आता है वहां पर एक केंद्र उन्होंने बनाया। गांधी जी इस पे काफी अच्छी तरीके से निगरानी रख रहे हैं, इसमें किस तरीके से कार्यक्रम हो रहा है, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, अन्य विभिन्न माध्यमों से लगातार नजर बनाए हुए हैं।
इस दौरान ये सत्याग्रह रियासत के द्वारा दमन नहीं किया जाना चाहिए, इसकी रिक्वेस्ट भी गांधी जी ने एक पत्र लिख करके सर अकबर अली हैदरी से करी है, जो कि रियासत के क्या हैं, रियासत के वजीर हैं, यानी कि प्रधानमंत्री हैं, जिनकी सलाह पर रियासत चल सकती थी। उन्होंने कई बार उनसे अपील भी करी गांधी जी से, गांधी जी ने इनसे कई बार अपील भी करी, और फाइनली दिसंबर 1938 में, देखिए 1938 अक्टूबर में शुरू हुआ, लेकिन दिसंबर 1938 में सत्याग्रह रोक दिया गया, सत्याग्रह रोक दिया गया। सत्याग्रह क्यों रोक दिया गया? गांधी जी के कहने पर रोक दिया गया। गांधी जी ने कहा, गांधी जी के कहने पर रोका गया। क्यों रोका गया? क्योंकि इस दौरान आर्य समाज और हिंदू सिविल लिबर्टी यूनियन जो है, इन्होंने भी अपने एग्रेसिव आंदोलन चलाए थे, लेकिन ये आंदोलन भले ही राष्ट्रीय चरित्र का बताते थे, लेकिन इसमें आंदोलन का जो मूल स्वरूप है वह धार्मिक था, धार्मिक स्वरूप था। और कई सारे जो जनता है वो इस आंदोलन को भी राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर समझती थी। राष्ट्रीय आंदोलन के तौर पर जो यहां पर आंदोलन चलाया जा रहा था, ये आप देख सकते हैं कि हैदराबाद स्टेट काउंसिल की तरफ से चलाया जा रहा है। अब कंफ्यूजन है, वैसे भी हैदराबाद स्टेट काउंसिल को मैंने आपको बताया कि इन्होंने ये कह के बदनाम कर रखा है कि यह हिंदू सांप्रदायिक संघ के तौर पर काम कर रहा है, और जब इनके आंदोलन चले तो काफी निकटता के संबंध देखे जाने लगे लोगों के द्वारा। लोग कंफ्यूज थे, लोगों को लगता था कि सब चीजें एक ही हैं। इससे हैदराबाद स्टेट काउंसिल का जो आंदोलन चलाने का जो मार्ग था, वह उसकी छवि जो है वो खराब हो सकती थी, क्योंकि उसने स्पष्ट किया था इस चीज को कि हम हिंदू सांप्रदायिक संघ के तौर पर नहीं हैं। इधर हैदराबाद रियासत को इन चीजों का मौका मिलना शुरू हो गया, तो उन्होंने आरोप लगाने शुरू कर दिए कि देखिए मैंने तो पहले ही कहा था, इसलिए कि इससे पहले और ज्यादा आरोप लगाए जाएं। गांधी जी के कहने पर 1938 में दिसंबर में से बंद कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद रियासत ने वंदे मातरम आंदोलन जो चल रहा है, हैदराबाद रियासत और उसके इर्द गिर्द कई सारे छात्र जो क्या नाम है, छात्रों के निवास स्थान हैं, छात्रावास वगैरह जो हैं, वहां पर वो शाम को वंदे मातरम का गीत गाते थे, उस पर रोक लगा दी गई। तो वंदे मातरम आंदोलन रुक गया, सरकार ने रोक लगाई, छात्रों को वंदे मातरम गीत गाने पर रोक लगा दी गई, उन्हें निष्कासित कर दिया गया। तो निष्कासित छात्रों ने नागपुर विश्वविद्यालय में जाकर के एडमिशन लिया, और वो और ज्यादा प्रेरित हुए कि हमको जो है इस आंदोलन में पार्टिसिपेट करना है, जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है, और ज्यादा वो पार्टिसिपेट करने लगे। हैदराबाद स्टेट कांग्रेस पर रियासत के तरफ से प्रतिबंध लगातार जारी रहे, और इसी बीच एक और खबर आई 1940 में कि जो पिछले आंदोलन मैंने आपको बताए, सभा आंध्र सभा की जो मैंने बात बताई, हैदराबाद स्टेट काउंसिल की बात बताई, उसके कुछ प्रमुख नेतृत्वकर्ता और थे, जैसे रवि नारायण रेड्डी, बी येल्ला रेड्डी, ये सब लोगों का कम्युनिस्ट पार्टी की ओर झुकाव बढ़ता चला गया। लोग कम्युनिस्ट होने शुरू हो गए, और कम्युनिस्टों की मांग के तौर पर उन्होंने भी राष्ट्रीय आंदोलन चलाया। उन्होंने किसान आंदोलन की तरफ मूवमेंट किया, श्रमिक आंदोलन की तरफ मूवमेंट किया। तो जो आंध्र महासभा है, उसका चरित्र जो है वो बदल करके अब किसान समस्याओं की तरफ भी चला गया। तो पहले आंध्र महासभा का चरित्र क्षेत्रीय सांस्कृतिक विरासत को रीस्टैब्लिश करने के लिए था, अब उसका चरित्र बदल करके राष्ट्रीय चरित्र की तरफ भी होना शुरू हो जाता है। पर इसी बीच शुरू हो जाता है द्वितीय विश्व युद्ध, और हुकूमत को मौका मिल जाता है कि वह सत्ता को पूरी तरीके से अपने हिसाब से चला सकती थी। वो जो थोड़े बहुत आंदोलन भी चल रहे थे उसे रोक सकती थी। परंतु 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसके पहले स्वामी रामानंद तीर्थ ने रियासत के मना करने के बावजूद फिर से आंदोलन को जारी रखा, और उनके साथ 6 अन्य व्यक्ति चुने गए जो गांधी जी नहीं चुने थे। उन्होंने 1 साल की जेल काटी, और उसके बाद हैदराबाद में भी आपको देखने को मिलेगा कि 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसका प्रभाव दिखा। अब इन सब चीजों के प्रभाव के कारण हैदराबाद रियासत का चरित्र कैसे बदला, उसके बारे में जानेंगे कल। ठीक है, जाने से पहले मैं सबको फिर बता दूं, 10 ईयर का पॉलिटी PYQ लगातार चल रहा है। आज शाम 8 बजे आपको मिलेगा राष्ट्रीय आंदोलन का भाग 3, सरलीकृत सीरीज
अगर आप किताब खरीदना चाहते हैं 5 पुस्तकों का सेट, तो आप खरीद सकते हैं विरध लाइव कोड का इस्तेमाल करते हुए बुक वाले सेक्शन में जाकर के, या फिर 18 किताबों का सेट भी खरीद सकते हैं विरध लाइव कोड का यूज करके बुक वाले सेक्शन। P2I का लॉन्ग टर्म बैच 2027-28 के लिए है। अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं, अगर आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में, सबसे बेहतरीन बैच है। पर ध्यान रखें, इस बैच में कम से कम फीस के साथ एडमिशन लेने का दिन केवल कल तक है। इसके बाद इसकी फीस जो है वो महंगी हो जाएगी, तो एडमिशन जल्दी से ले लें 15 नवंबर से पहले। इस लेक्चर की PDF पाना है तो विरध लाइव वाले इस टेलीग्राम में जुड़ जाइए, और ये विरध लाइव के नाम से हमारा इंस्टाग्राम है। आपका समय शुभ हो। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।